हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं CDP आपका जो सीटेट एग्ज़ाम 11 जनवरी 2022 को हुआ था, को प्रीवियस पेपर लेकर आई हूँ मैं। जो आपके एग्ज़ाम में जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसमें मेरा काम सिर्फ आंसर करना नहीं होता है, इसमें मैं आपको बिल्कुल बारीक से एक एक जो ऑप्शन है उनकी व्याख्या करते हुए चलूँगी, जिससे आपको समझ विकसित हो और आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। और साथ के साथ मैं आपको थ्योरी पार्ट भी करवा रही हूँ ताकि आपको समझ जो है बिल्कुल ढंग से हो, ताकि आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। कथन और कारण में देखते हैं। कथन क्या है? एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास के दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। आप मुझे बताना, क्या बच्चों के विकास की गति सेम होती है सभी बच्चों में? और क्या इतनी सेम होती है कि आप उनको तुलना करके सटीकता से माप सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दो बच्चों की जो गति होती है बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है, और भिन्न भिन्न होती है तो सटीकता से हम बिल्कुल नहीं माप सकते हैं। तो ये क्या है? गलत है। सेकेंड हमारा है जो तर्क है, वो जो कारण है, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। क्या बच्चों के स्वरूप और गति सेम होती है? बिल्कुल नहीं, समान नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है। और क्या बोल रहा है? तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सभी के सांस्कृतिक परिवेश अलग अलग होते हैं, बच्चों की गति अलग अलग होती है, समान नहीं होती है। तो ये इसलिए दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो क्या रहेंगे? P और R दोनों गलत हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो पहला ऑप्शन है शीर्षगामी यानी कि सिफेलोकोडल। इसमें क्या होता है? बच्चों का विकास शीर्ष पैर की होता है, पैर की ओर होता है। इसमें बच्चा सबसे पहले सिर उठाता है, धड़ उठाता है, उसके बाद बैठता है, उसके बाद चलना प्रारंभ करता है। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरा है हमारा समीप दूराभिमुखी। बिल्कुल ये सही होगा, क्योंकि इसके अनुसार से, इस समीप दूराभिमुखी के अनुसार से बालक पहले समीप के अंगों के बाद दूर के अंगों का विकास कर पाता है। जिसे एक उदाहरण के द्वारा बता सकते हैं। किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए बालक सबसे पहले अपने सभी अंगों की सहायता लेता है, किंतु बाद में वह उसके लिए केवल हाथ का ही प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि सब बच्चों का विकास इसके अंतर्गत, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास सबसे पहले समीप का होता है, उसके बाद दूर का होता है। तो बच्चे पहले एक साथ हल्की हल्की क्रिया करते हैं, फिर बाद में बारीक से वो काम करते हैं। तो यही आंसर हमारा होगा, समीप दूराभिमुखी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो नहीं है उसको सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। बिल्कुल है। जो विकास है, बच्चों का विकास है, वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का ही परिणाम है, दोनों के गुणनफल है। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा है नहीं, तो ये हो नहीं सकता। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकता है। बिल्कुल, विकास कुछ हद तक ही हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास के बारे में 100% हम श्योरिटी नहीं दे सकते, और ना ही 0% बिल्कुल ही नकार नहीं सकते हैं। कुछ स्थिति को देखते हुए हम विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ये भी सही है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। विकास समान से विशिष्ट की होता है। बिल्कुल, विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, क्योंकि इस सिद्धांत को देखते हुए एक टीचर को भी बच्चों के सामने सबसे पहले समान चीज़ें प्रस्तुत करनी चाहिए, फिर विशिष्ट की ओर ले जाना चाहिए। तो यही सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नहीं, तो यहाँ पर सी होगा, क्योंकि जो विकास की दर है एक समान नहीं होती है, विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। आपने देखा होगा, जो शैशवावस्था में बच्चों का विकास बहुत तेज़ी से होता है, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, जबकि बाल्यावस्था में कहीं ना कहीं स्थिरता आ जाती है। उसके बाद फिर आपका किशोरावस्था में विकास तेज़ी से होने लगता है। तो एक समान नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन विकास सार्वभौमिक है, यानी सभी जगह होते हैं विकास। तो यही हमारा ऑप्शन है, एक समान नहीं होती है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ऑप्शन
सी हमारा आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है नहीं, और नहीं मतलब एक समान नहीं होती, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कारण क्या है बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। बिल्कुल, बच्चे जो व्यवहार है संस्कृति में व्यवहार करने के लिए समाज से ही तो सीखते हैं, और समाज के जो पहला होता है परिवार। बच्चे संस्कृति में व्यवहार करने के लिए परिवार, दोस्त, स्कूल कहीं से भी सीखते हैं। बहुत सारे मीडिया हैं, उनके बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारे साधन हैं। आप मोबाइल, टीवी कहीं से भी आप चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कारण के बाद हम क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, क्योंकि आजीवन चलती रहती है। हम समाजीकरण हमारा बचपन शुरू से लेकर अंतिम तक चलता रहता है। हम कुछ न कुछ बातों को सीखते रहते हैं समाज से, जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। बिल्कुल, जो समाजीकरण है औपचारिक और अनौपचारिक। अब औपचारिक को समझते हैं। औपचारिक क्या होता है? जो समय, नीति, नियम में बंधा हो। और अनौपचारिक क्या है? जो समय, नियम, नीति में बंधा हुआ नहीं हो। औपचारिक यानी कि स्कूल, इसमें क्या है? आपको टाइम, समय सब कुछ बंधा होता है, आने जाने का समय होता है, यहाँ पर पढ़ाने वाले होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, अनुशासन होता है। तो क्या है? औपचारिक तरीका है समाजीकरण का। और अनौपचारिक क्या होता है? आपने समाज से जो ग्रहण किया है, पास पड़ोस, दोस्त, ये क्या है? अनौपचारिक तरीके हैं। तो आप दोनों तरीके से समाजीकरण आपका होता है, तो दोनों क्या है? सही है। और जो पी है उसके ए, पी और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है पी की। ठीक है, तो हमारा ए ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को यानी क्या करना चाहिए? मूर्त संक्रियात्मक, तो आपने मूर्त संक्रियात्मक को देखते ही आपने पता कर लिया होगा कि ये जीन पियाजे से संबंधित हैं, जिन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहला था संवेदीकामक, दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। सबके 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 या 12, और 12 से ऊपर। तो यहाँ पर बोल रहा है मूर्त संक्रियात्मक, यानी तीसरी स्टेज को पूछा है इसने, तीसरी अवस्था को बताया है। तो यहाँ पर बोल रहा है अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर अमूर्त यानी चौथी स्टेज की बात कर रहा है, और खूब अभ्यास करना चाहिए, तो ये गलत है, ये हो नहीं सकता। वस्तु और विचारों को जटिलता से वर्गीकृत करने के मौके उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल, वर्गीकृत जहाँ आ गया तो आपका 3rd स्टेज की बात कर रहा है, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि इस अवस्था में बालक जो हैं, 7 से जो 12 वाली अवस्था है, इस अवस्था में बालक लंबाई, भार आदि के आधार पर वस्तुओं को लगाने की क्षमता विकसित कर लेता है, अर्थात मूर्त चिंतन करता है, परम करता है मूर्त चिंतन से। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं, ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। तो बच्चा अगर शुरुआती में 7 से शुरू कर रहा है, तो मूर्त जो बिल्कुल हाई लेवल का होगा कहीं ना कहीं, तो 12वें साल में होगा। लेकिन जो शुरुआत होता है मूर्त संक्रियात्मक का, इस अवस्था में 7 से ही शुरू हो जाता है। तो उच्च लेवल की बात 11वें या 12वें साल में जाएगा तो करेगा, तो ये भी गलत है। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो, जो ये भी नहीं है, ये बहुत हाई लेवल की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वस्तुओं और विचारों की जटिलता के आधार पर बच्चा वर्गीकृत करता है, तो यही हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है, तभी भी साइकिल सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो अभी हमने जीन पियाजे की बात की थी। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बच्चा समझ बना पाता है कि प्रतीकों, ध्यान रखें, प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तु को प्रतिनिधित्व करने के लिए, यानी कि कौन से प्रतीक किस वस्तु के लिए यूज किया जाता है, उसकी बात कर रहा है। अगर बच्चे के सामने क्या है, साइकिल नहीं है, लेकिन सिर्फ साइकिल नाम सुनने से ही उसके मन में प्रतिबिंब, एक छवि बन जाती है कि हाँ साइकिल ऐसा होता है, 2 पहिए वाला होता है, उसमें टायर ट्यूब होते हैं। तो बस यही बात बोल रहा है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है साइकिल को लेकर, सिर्फ शब्द सुनते ही। तो यहाँ पर पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। क्या जीन पियाजे ने इस वर्ड को, इस टर्म को यूज किया था? बिल्कुल नहीं। ये टर्म किसका है? नैतिक कोहलबर्ग का। ठीक है, तो जल्दीबाजी में आप पूर्व संक्रियात्मक और पूर्व परंपरागत जो है इसमें कन्फ्यूजन ना हो। पूर्व संक्रियात्मक का यूज किया है जीन पियाजे ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो छवि बनाने का काम है बच्चा इसी अवस्था में कर लेता है, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे प्रतीकों और उनका इस्तेमाल करना सीख लेता है। और उसके सामने साइकिल नहीं होने के बावजूद भी बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है कि साइकिल ऐसी होती है। तो इसमें ऑप्शन होगा बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में जो अवस्था की एज होती है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक संकेत तथा चिन्ह का जो चिन्ह है उसको मस्तिष्क में ग्रहण करता है और उसका प्रयोग भी करता है, यानी कि कहीं ना कहीं कल्पनाएं विकसित कर लेता है। थोड़ा बहुत संकेतों का प्रयोग करना सीख जाता है। साइकिल किसी नाम सुनते ही वो समझ जाता है कि साइकिल मतलब 2 पहियों का होता है, इसमें टायर ट्यूब लगे होते हैं। तो बस यही है आंसर हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आनो 3 अंकों की संख्या का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है। आनो जो है 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो अगर आपने वाइगोत्स्की पढ़ा है, मैंने इसका थ्योरी पार्ट भी करवा दिया है, अगर आपने वाइगोत्स्की पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब भी वाइगोत्स्की बात करते हैं तो समाज की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं। अब ये सहयोग बीच में भी हो सकता है और शुरुआती दौर में भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो ZPD और स्काफ फोल्डिंग ये 2 टर्म यूज किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए है। अब क्या बोल रहा है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD की बात कर रहा है, और ZPD की बात सिर्फ वाइगोत्स्की ने किया है, तो यही इसका आंसर है। बाकी और भी देखते हैं। तो पुनर्वर्णन का इस्तेमाल किसने किया है? हल ने किया है और स्किनर ने किया है, जो नहीं है, परिपक्वता भी नहीं है, प्रतीकवाद भी नहीं है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। इसमें क्या है, बच्चा कि कुछ समय तक तो, कुछ हद तक तो कार्य खुद कर लेता है, लेकिन बीच में जाकर अटक जाता है। उस जो क्षेत्र है उसको ही ZPD कहते हैं, और वो किसी के सहयोग से आगे बढ़ता है। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार उन्होंने अधिगम के में क्या है, किसकी जरूरत है? तो समाज के द्वारा बच्चे सीखते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। कहीं ना कहीं वही बोलते हैं कि बच्चे समाज के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो अधिगम के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। बिल्कुल, निर्माण की प्रक्रिया उनके हिसाब से उन समाज के द्वारा बच्चे ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्त, आपको आंसर आने के बावजूद ही सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, उससे भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो इसलिए सारे ऑप्शन को देखिए, एलिमिनेट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। बिल्कुल नहीं, ज्ञान जो ग्रहण किया जाता है सक्रिय होकर ही ग्रहण कर सकते हैं, ना कि निष्क्रिय होकर, तो ये गलत है। अभ्यास और दोहराव की प्रक्रिया, क्या अधिगम को अभ्यास और दोहराव के द्वारा किया सकता है? अधिगम जो है वो स्वयं कर सकते हैं, आप स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसमें कुछ नए नए सीखते हैं, ना कि आप सिर्फ दोहरा करने से आप अधिगम कर लेंगे। आपको ज्ञान का निर्माण आप करते हैं, एक प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है, आप जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम करते रहते हैं, और ये क्या है, एक प्रक्रिया है, ना कि किसी की कॉपी करना। हाँ, अभ्यास के द्वारा, अभ्यास और दोहराव के द्वारा से अस्थायी बना सकते हैं। अधिगम जो है, आपने अधिगम किया है उसको अभ्यास और दोहराव के द्वारा अस्थायी जरूर बना सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में आपको ज्ञान के निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया है, तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। उद्दीपन और प्रतिक्रिया की बात किसने की है? थॉर्नडाइक ने, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया, तो ज्ञान निर्माण करने की प्रक्रिया है। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखना जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, चलिए पहले व्याख्या करते हैं ऑप्शन की। पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो इससे पहले हम अमूर्त संक्रियात्मक, ये पियाजे का है, इसको सबसे पहले हटाएंगे। अब देखते हैं पूर्व पारंपरिक और पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। पूर्व पारंपरिक में क्या होता है कि बच्चा डर और भय खाता है और एक हाथ से लो एक हाथ से दो की बात करता है, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने
3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी। तो पूर्व परंपरागत में क्या होता है, इसमें बच्चा सिर्फ भय खाता है कि हम अगर नहीं करेंगे, दंड पालन और आज्ञा की बात करता है कि अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। और उसमें दूसरी अवस्था थी कि अगर मैंने एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से मुझे आप ही दो, यानी कि मैंने अगर आपके लिए किया है तो आप भी मुझे करो, मेरे लिए करो। तो ये भी नहीं हो सकता है। परंपरागत में यही होता है। इसमें एक अच्छा लड़का एक अच्छा लड़की की बात करता है। तो इसमें यही क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहता है। मतलब यहाँ पर इस अवस्था में बच्चे अच्छा कार्य करते हैं कि मुझे लोग अच्छा लड़का या अच्छा लड़की कहें। तो यही हमारा आंसर है। उत्तर परंपरागत में क्या बोलता है, सार्वभौमिक की बात करता है। मेरा फ़ायदा हो चाहे ना हो, कहते हैं एक साथ भला हो उसके बाद मेरा भला हो। तो ये भी बहुत ऊंचे स्तर की बात करता है। तो ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन आंसर क्या है, परंपरागत इसमें है कि जो बच्चे हैं अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के लिए कार्य करते हैं। तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रगतिशील शिक्षा में, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा में क्या क्या होता है। सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह तय है। पाठ्य चर्चा मानकीकृत होती है। तो चलिए आइए ऑप्शन की व्याख्या करते हैं। पाठ्य चर्चा है मानकीकृत है, बिल्कुल नहीं। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह तय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लचीलापन होनी चाहिए। बैठने की व्यवस्था क्या होती है, लचीलापन होनी चाहिए। जरूरत के अनुसार से हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं बच्चों को। तो भी गलत है। पाठ्य पुस्तक सीखने का एकमात्र नहीं साधन हो सकता है। पाठ्य पुस्तक है जो सहयोग कर सकता है, साधन हो सकता है, लेकिन एकमात्र साधन है जो अपने आप में गलत है। सीखने का स्वरूप, यहाँ पर क्या बोला है, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। यही हमारा आंसर है। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी, सबसे पहले हम जानते हैं किसने दी थी। अमेरिका के दार्शनिक जॉन डीवी ने दिया था। उन्होंने कहा कि शिक्षण जो है छात्र अपने वातावरण के साथ अनुकूलन और सीखने के लिए बातचीत पर जोर दिया है। तो यही है प्रगतिशील शिक्षा में समाजीकरण। जो सीखने का स्वरूप होता है सामाजिक होता है कि बच्चे समाज के द्वारा बात विचार करके सीखते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 किस पर बल देती है। लचीला, बहुस्तरीय, गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के मानकीकरण पर और बच्चों के स्मरण कौशल पर। तो इसको हम कैसे एलिमिनेट करते हैं। स्मरण कौशल यानी कि रटना पर बिल्कुल बल नहीं देता। मानकीकरण पर भी बिल्कुल बल नहीं देता। केवल संज्ञानात्मक नहीं, सीखने जो विकास है वो तीनों होता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक रूप से। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। लचीला यानी कि समय और मांग के अनुसार उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। बहुस्तरीय, गति आधारित यानी कि वो बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट करके करे। तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है। तो सबसे पहले अंतर्वैयक्तिक समझते हैं। अंतर्वैयक्तिक का मतलब है कि दूसरे के विचारों भावनाओं को समझते हुए, उसके समय को समझते हुए हम व्यवहार करें। और अंतःवैयक्तिक, ज़्यादातर हम कन्फ्यूज होते हैं अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, अंतःवैयक्तिक यानी कि अपनी विचारों भावनाओं को अच्छी तरीके से व्यक्त करना, और अंतर्वैयक्तिक मतलब होता है कि दूसरे को विचारों भावनाओं को समय को समझना। अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, अंत यानी स्वयं की बातें करता है, अंतर्वैयक्ति मतलब दूसरों की बातें करता है। तो देखते हैं, मौखिक और लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता। यहाँ पर ऐसी कुछ भी बात नहीं हो रही है, ना स्वयं की बात हो रही है ना दूसरों की बातें हो रही है। ध्वनि और ताल के प्रति संवेदना, यहाँ भी नहीं बातें हो रही है। दूसरे के विचारों इच्छाओं की समझने की क्षमता, बिल्कुल यही आंसर है। अंतर्वैयक्तिक में यही होता है कि दूसरे के विचारों भावनाओं को हम समझते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी। और खुद को समझने की क्षमता, तो ये अंतःवैयक्तिक है। अभी मैंने बताया था अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक दोनों को अच्छी तरह से समझे। यहाँ पर ये खुद की बातें कर रहा है यानी कि अंतःवैयक्तिक की बात कर रहा है, और दूसरों के विचार भावनाओं को समझने की क्षमता यानी कि अंतर्वैयक्तिक की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है। तो वाइगोत्स्की से संबंधित पूछा है तो भाषा को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। उनके अनुसार से, जो वाइगोत्स्की के अनुसार से, भाषा का विकास पहले होता है और विचार बाद में होता है। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर है। परिकल्पना नहीं हो सकता। स्कीमा की बात सिर्फ प्याजे ने की है, और इनाम और सज़ा की तो बात करना ही नहीं कभी, ठीक है। तो संरचनावाद में किसकी भूमिका है? भाषा की भूमिका। और भाषा किसके अनुसार से? वाइगोत्स्की के अनुसार से। और वाइगोत्स्की ने भाषा और विचार में भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है, प्राथमिकता पहले दी है। तो ये आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? कक्षा में की गई अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन जो करते हैं, यानी कि जो टीचर है बच्चों का आकलन करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल जो कक्षा कक्षा में बच्चे बात कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से बिल्कुल आकलन कर सकती है टीचर। परियोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा भी टीचर आकलन कर सकती है। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे के जो गतिविधि है सब कुछ यहाँ पर नोट किया जाता है, उसके आधार पर भी कर सकती है आकलन। और आत्म आकलन इसके आधार पर भी कर सकती है। तो इस सारे चारों सही है, इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के अनुसार से मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी को कक्षा कक्ष में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? कक्षा कक्ष में और कक्षा कक्ष के बाहर दोनों की बात कर जाए। विद्यार्थी को उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, विद्यार्थियों के सीखने में कमियां और अभाव ताकि असफलता की पुनः पहचान की जा सके, विद्यार्थी के रटने की क्षमता की जानकारी। तो सबसे पहले हम नेगेटिव वर्ड को देखते हैं, अगर प्रश्न आपको आंसर नहीं आता है तो भी आप नेगेटिव को देखते हुए सबसे पहले हटाएं। तो यहाँ पर रटना जो अपने आप में गलत है, इसको हम सबसे पहले हटाएंगे। यहाँ पर कमियाँ और अभाव, बच्चों की कमी, सीखने की कमियाँ क्यों निकाली जाएगी? और असफलता, यहाँ पर भी अपने आप में ये क्या है? नेगेटिव है। विद्यार्थी के सीखने में कमियां और अभाव ताकि उसकी असफलता की पहचान की जा सके, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। विद्यार्थी को सहपाठियों में तुलना, दो बच्चों में कभी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोनों जो बच्चे होते हैं सभी बच्चे अपने आप में अनोखे होते हैं, तो हम दो बच्चों में कभी भी तुलना नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या है? विद्यार्थी के कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, ये आंसर है। मूल्यांकन के लिए NEP परख नाम से एक मूल्यांकन नाम का करता है, तो परख को ध्यान रखें। और विद्यार्थी को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है इसका आकलन करता है, उसका मूल्यांकन का उद्देश्य यही है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बाय बाय।